आपका हमारे YouTube चैनल H4 हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक शब्दावलियों की बात की थी, इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात की थी जो कि नेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती हैं। उसी वीडियो की यह दूसरा पार्ट है जिसमें हम लगभग 100 टर्म्स की बात करेंगे, जिससे हमारी इस सीरीज़ की लगभग 150 इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल टर्म्स की सीरीज़ पूरी हो जाएगी। और इसके साथ ही हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हिस्टोरिकल टर्म्स की वीडियोस लेकर आएंगे जो कि बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स की। इसमें पहली टर्म है नयनार। यहाँ पर गलत लिखा है, आप सही कर लें, नयनार। अर्थात दक्षिण भारत में शिव के उपासकों को नयनार कहा जाता था। इससे संबंधित और भी बहुत इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो कि हमारी एशियन की सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वह है अनुसंधान। मौर्य काल में राज्य के कर्मचारी, प्रादेशिक रज्जुक और युक्तकों को हर 5वें वर्ष में धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर जाना पड़ता था। इसे अनुसंधान कहा जाता था। नेक्स्ट है उपधा परीक्षण। मौर्य काल में पुरोहित मंत्री की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। अर्थात जो मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सबसे पहले उनके चरित्र के बारे में जानकारी उपलब्ध की जाती थी और उन्हें जांच परख कर ही यह पद दिए जाते थे। उन्हें उपधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट है तीर्थ। अर्थात मौर्य काल में 18 विभागों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। 18 विभाग जो अलग अलग कार्यों से संबंधित थे, इन्हें तीर्थ कहा गया है। और इसके साथ ही तीर्थ का जो अध्यक्ष था वह महामात्र कहलाता था। नेक्स्ट है संस्था। मौर्य काल में वह गुप्तचर जो एक ही स्थान में ठहरकर छद्म वेश में कार्य करते थे संस्था कहलाते थे। अर्थात मौर्य काल में बहुत से गुप्तचर होते थे। संस्था वह गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान में रहते थे, जो कि भेष बदल कर रहते थे। वह दूसरे स्थानों में यात्रा नहीं करते थे, उन्हें संस्था कहा जाता था। और इसके साथ ही संचार वह गुप्तचर होते थे जो घूमते फिरते थे और भेष बदल कर रहते थे और दूसरे राज्यों की जानकारियाँ अपने राज्य के स्वामी को देते थे। नेक्स्ट है हिरण्य। मौर्य काल में कर अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था, इसे हिरण्य कहा जाता था। नेक्स्ट है सेतुबंध। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। और इसके साथ ही मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण इसका मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट है विष्टि। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को विष्टि कहा जाता था। अर्थात बिना शुल्क दिए काम करवाना विष्टि कहलाता था। नेक्स्ट है कंटक शोधन न्यायालय। मौर्य काल की फौजदारी अदालत कंटक शोधन न्यायालय कहलाती थी। नेक्स्ट है रूपजीवा। मौर्य काल में स्वेच्छा से देह व्यापार करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थीं। प्रोस्टिट्यूशन का जो काम करती थी बिना किसी दबाव के, उन्हें रूपजीवा कहा जाता था तथा इनका निरीक्षण गणिकाध्यक्ष नामक अधिकारी करता था। महामात्र पसरण। मौर्य काल में गुप्तचर तथा खुफिया पुलिस एवं सूचना विभाग था जिसे महामात्र पसरण कहा जाता था। नेक्स्ट है समाहर्ता। वित्त विभाग का जो प्रधान होता था उसे समाहर्ता कहा जाता था, जो कि राज्य के आय व्यय का हिसाब रखता था। अग्रणमयी। मैगजीन के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण हेतु नियुक्त अधिकारी अग्रणमयी कहलाते थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, आप याद कर लें क्योंकि लास्ट टाइम इससे संबंधित एक और टर्म आई थी। नेक्स्ट है ग्रामिक। मौर्य काल में ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी तथा उसका जो प्रधान होता था जो कि निर्वाचित होता था, जिसे गांव के लोगों द्वारा चुना जाता था, वह ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट है सीता। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा जारी करने वाले मौर्यकालीन अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। यह मुद्रा तथा टकसाल से संबंधित अधिकारी होता था। नेक्स्ट है श्रेणी।
उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। इसका प्रधान महासृष्टि कहलाता था और इसके साथ ही जो श्रेणी होती थी वह अलग अलग कार्यों से संबंधित होती थी। अर्थात हर श्रेणी, जैसे कि कपड़ों की श्रेणी, मोतियों की श्रेणी, हीरों की श्रेणी, अलग अलग श्रेणियाँ होती थी और इनके क्षेत्र अलग अलग होते थे। और इसके साथ ही यह लोग सूद पर पैसे भी दिया करते थे। नेक्स्ट है अनिष्कासनी, अर्थात शुभ्रांत घर की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। कौटिल्य ने इन्हें अनिकाशनी बताया है। बड़े घरों की जो स्त्रियां होती थी वह घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें अनिकाशनी कहा जाता था। नेक्स्ट है श्रेणी, निगम, पुग और सातवाहन। मौर्योत्तर काल अर्थात लेटर मौर्य काल में व्यापारिक संगठन थे। नेक्स्ट है मंडलम। संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पूरा साम्राज्य मंडलम कहलाता था। इसके शासक मुदिमनेर कहलाते थे। नेक्स्ट है नाडुकुल। युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धा नाडुकुल कहलाते थे। जो योद्धा युद्ध में मारे जाते थे उन्हें नाडुकुल कहा जाता था। नेक्स्ट है कवलरम। प्रत्येक राज्य में संप्रभुता का प्रतीक एक राजवृक्ष होता था जिसे कवलरम तथा कदिवरम कहा जाता था। और इस वृक्ष को, जो कि लगभग राज्य के बीच में होता था, इसे बहुत ही प्रोत्साहन दिया जाता था और इसकी रक्षा की जाती थी। नेक्स्ट है बेलालर व वैलिर। कृषि में संलग्न लोगों को बेलालर तथा उनके प्रमुख को वैलिर कहा जाता था। यह मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में प्रयुक्त किए जाने वाली शब्दावली थी। उमनन अर्थात संगम काल में जो नमक था उसका व्यापार बहुत बढ़ गया था। उसका व्यापार करने वाले व्यापारी को उमनन कहा जाता था। नेक्स्ट है मुर्गुन। शिव पार्वती के पुत्र के रूप में पूजनीय दक्षिण भारत में मुर्गन की उपासना सबसे प्राचीन है। मुर्गन के लिए बच्चन लियन उत्सव प्रयोजित किया जाता है और जो मुर्गन है वह कुमार कार्तिकेय का ही एक रूप है। नेक्स्ट है परियार। खेत मजदूर थे जिन्हें पेरियार कहा जाता था। इसके अतिरिक्त पशु की खाल या चर्म का कार्य करने वाले पेरियर कहलाते थे। नेक्स्ट है पांच तिने। संगम काल में स्त्री पुरुष का सहज प्रेम निवेदन को पंच तिने कहा जाता था। नेक्स्ट है भुक्ति। गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें भुक्ति प्रदेश तथा भोग कहा जाता था। नेक्स्ट है विषयपति। प्रांतों को विषय में बांटा गया था जिसके शासक को विषयपति कहा जाता था। नेक्स्ट है महापक्ष पटिक। गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे ही महापक्ष पटिक कहा जाता था। नेक्स्ट है कुमार अमात्य। गुप्त काल में सबसे बड़ा अधिकारी कुमार अमात्य कहलाता था और यह राजा के बाद साम्राज्य का मुख्य कर्ता धरता था। नेक्स्ट है उपरिक या उपारिक। गुप्त काल में एक प्रकार का कर होता था जिसे उपारिक या उपरिक कहा जाता था। अग्रहार। मंदिरों में ब्राह्मणों को जो भूमि दान की जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था और यह जो भूमि होती थी वह कर से मुक्त होती थी। महत्तर या ग्रामपति। गुप्त काल में ग्राम का प्रधान जो होता था उसे महत्तर या ग्रामपति कहा जाता था। नेक्स्ट है दिनार। गुप्त काल में सोने के सबसे बड़े सिक्के को दिनार कहा जाता है। त्रय दसीरीन या सीरीन शब्द जो है गुप्त काल में बटाई से खेती करने वाले किसान सीरीन कहलाते हैं। नेक्स्ट है देवदेय। गुप्तोत्तर काल लेटर गुप्ता पीरियड में मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि देवदेय कहलाती थी। नेक्स्ट है ब्रह्मदेय। गुप्तोत्तर काल में वह ग्राम होते थे जिसमें पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान में दे दी जाती थी और यह पूरा गांव ब्राह्मणों द्वारा ही चलाया जाता था और इससे प्राप्त होने वाला कर वह अपने लिए प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है भूमि छिद्र न्याय। गुप्तोत्तर काल में भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार भूमि छिद्र न्याय कहलाता था। क्षत्र ब्राह्मण। वह ब्राह्मण जो युद्ध से जीविका प्राप्त करते थे। कुछ स्मृतिकार ब्राह्मणों को युद्ध करने का अधिकार देते हैं और कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए उठाया गया हथियार पाप नहीं होता या अपने
रक्षा के लिए किसी को मारना पाप नहीं होता, ऐसे ही ब्राह्मणों को क्षत्र ब्राह्मण कहा जाता था। सत्य ब्राह्मण, क्षत्रियों से उच्चतर स्तर का दावा करने वाले ब्राह्मण सत्य ब्राह्मण कहलाते थे। उपाध्याय, महिला छात्राओं को पतंजलि ने उपाध्याय कहा है। नेक्स्ट है स्त्रीधन, स्त्री या पूर्ण स्वामित्व वाला धन जो उसे दहेज या उपहार में मिला होता था उसे स्त्रीधन कहा जाता था। इसमें कई बार उसके पिता द्वारा या उसके घर द्वारा जो उसे धन अर्थात जमीन आदि दी जाती थी उसे भी स्त्रीधन कहा जाता था। नेक्स्ट है उड्डन कुट्टम, चोल काल में राज्य के उच्च अधिकारियों को उड्डन कुट्टम कहा जाता था। नेक्स्ट है महादंड नायक, चोल काल में प्रधान सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। नेक्स्ट है उर सभा नगरम, चोल काल में ग्राम की संस्थाओं को उर सभा नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट है वरियम या वारियम, ग्राम की कार्यकारिणी समिति जो होती थी उन्हें वरियम कहा जाता था। नेक्स्ट है एक भोग, चोल काल में ब्राह्मण को दान दी जाने वाली भूमि एक भोग कहलाती थी जो कि सिर्फ एक ब्राह्मण को दी जाती थी। शाला भोग, शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दान दी जाने वाली भूमि अर्थात किसी शिक्षण संस्थान को जो भूमि दी जाती थी उन्हें शाला भोग कहा जाता था। नेक्स्ट है पड़प्पूर, मठों को दान दी जाने वाली भूमि पड़प्पूर कहलाती थी। नेक्स्ट है जजिया, अर्थात सल्तनत काल से मुगल काल तक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर तथा जिसमें महिला, बच्चे और अपंगों को छूट दी जाती थी जो कर होता था उसे जजिया कहा जाता था। नेक्स्ट है ज़कात, केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो कि उनकी संपत्ति का 40वां भाग होता था उसे ज़कात कहा जाता था। नेक्स्ट है दीवाने रियासत, अलाउद्दीन के काल में व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाले विभाग को दीवाने रियासत कहा जाता था। नेक्स्ट है मुहस्सिब, जनसाधारण के आचरण पर नज़र रखने वाले अधिकारी जो होते थे उन्हें मुहस्सिब कहा जाता था। नेक्स्ट है बरीद मुबालिक, अर्थात अलाउद्दीन के काल में जो उसका प्रशासन था वह बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत हो गया था और बरीद मुबालिक जो था वह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने बंदगान, गुलामों का एक विभाग होता था जिसका सृजन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है दीवाने कज़ा, सल्तनत काल में जो न्याय का विभाग होता था उसे दीवाने कज़ा कहा जाता था और काजी नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक शक्ति जो होती थी वह सुल्तान के हाथ में ही होती थी। और नेक्स्ट है शिक, जिला तथा शिक का अधिकारी शिकदार कहलाता था जो एक सैनिक पदाधिकारी होता था। नेक्स्ट है परगना, अनेक गांवों को मिलाकर एक परगने का निर्माण होता था, परगने का मुख्य अधिकारी अमील कहलाता था। नेक्स्ट है अक्ता, अर्थात अक्ता प्रथा वह प्रथा थी जिसे कि भारत में इल्तुतमिश ने स्थापित किया था और अक्ता प्रथा वह होती थी जो सैनिकों को उनके वेतन के बदले भूमि का कुछ खंड दिया जाता था। वह उचित रूप से उस भूमि के स्वामी तो नहीं थे लेकिन उससे प्राप्त जो कर होता था उससे वह अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट टर्म है खालसा, अर्थात वह भूमि जो कि केंद्र के डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी जिसका प्रमुख प्रबंधक या उसका प्रबंध सुल्तान के हाथों में होता था उसे खालसा भूमि कहा जाता था। और इसके साथ ही खराज, गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भूमि पर, परंतु यदि मुसलमान भूमि जोतता है तो उसे भी देना होता था, से अधिक 2/3 तथा 1/3 से कम होता था। नेक्स्ट है खमस, अर्थात लूट में जो खजाना या धनराशि मिलती थी उसे खमस कहा जाता था। नेक्स्ट है मुक्ताई, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। नेक्स्ट है सदर ज़ाहर, बामनी साम्राज्य में मुख्य न्यायाधीश को सदर ज़ाहर कहा जाता था। नेक्स्ट है वजीर, वजीर या वजीर, सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था जो कि सभी मंत्रियों का मुख्य होता था। और इसके साथ ही दीवाने वजारत जो कि राजस्व विभाग था उसका भी यह मुखिया होता था। नेक्स्ट है रतीबी कारखाने, सल्तनत काल में वह कारखाने जहां कार्य करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन मिलता था जो कि राज्य द्वारा निश्चित होता था उसे रतीबी कारखाने कहा जाता था। नेक्स्ट है
हश्म कल्ब इल्तुतमिश के शासनकाल में केंद्रीय सेना को, जो कि राज्य के केंद्र में होती थी या राजधानी में स्थापित होती थी, उसे हश्म कल्ब कहा जाता था। और इसके साथ ही हश्म कल्ब को कल्ब सुल्तानी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है फ़िक़्ह। सल्तनत काल में इस्लामी धर्मशास्त्रियों को फ़िक़्ह कहा जाता था। नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली, दूर के क्षेत्रों को सीधे केंद्र से जोड़ने की प्रणाली इल्तुतमिश ने आरंभ की थी। नेक्स्ट है दीवानी रियासत। सल्तनत काल में जो विदेशी कार्यों का विभाग होता था उसे दीवानी रियासत कहा जाता था। नेक्स्ट है इदरार, विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली भूमियों को इदरार कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट है जहांदारी, अर्थात सल्तनत काल में शासन का प्रबंध करना जहांदारी कहलाता था। नेक्स्ट है मिल्क, यह विद्वानों तथा धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली भूमि जो वंशानुगत होती थी को मिल्क कहा जाता था। नेक्स्ट है विलायत, अर्थात राज्य का सबसे बड़ा भाग या प्रांत विलायत कहलाता था। नेक्स्ट है हुलिया, सैनिकों का पूर्ण विवरण हुलिया कहलाता था, अर्थात सेना में भर्ती किए जाने से पहले सभी सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था, उसे हुलिया कहा जाता था। नेक्स्ट है वक़्फ़, वह धन या संपत्ति जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी, अर्थात रिजर्व में रखी जाती थी जो कि धार्मिक कार्यों पर खर्च होगी, उसे वक़्फ़ कहा जाता था। नेक्स्ट है मुशरिफ, गाँवों में कर वसूल करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे मुशरिफ कहा जाता था। नेक्स्ट है चौधरी तथा मुकद्दम, शेर शाह के काल में ग्राम में न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाले मुख्य व्यक्ति मुकद्दम तथा चौधरी होते थे। नेक्स्ट है टोडरमल व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन तथा उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। टोडरमल ने एक व्यवस्था स्थापित की थी जिसमें फसल के या किसी भूमि के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता था और उसमें देखा जाता था कि उस औसतन कितना लगान लिया गया है और उसे अनुमानित करके उसका 1/3 हिस्सा राजस्व के लिए वसूल किया जाता था। इसे दहसाला प्रथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बटाई, अर्थात मुगल काल में राजस्व वसूलने की सबसे पुरानी प्रणाली जो थी वह बटाई कहलाती थी। पोलाज, मुगल काल में वह भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष फसल पैदा की जाती थी उसे पोलाज कहा जाता था। यह सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। नेक्स्ट है चाचर या छच्छर, यह पोलाज से कम उपजाऊ भूमि होती थी जो कि 3 या 4 साल से खेती नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है खुदकाश्त, खुदकाश्त वह किसान होते थे जो जहाँ निवास करते थे वहीं खेती करते थे, अर्थात जिस गांव के निवासी होते थे उसी गांव की जो खेत होते थे वहीं पर कार्य करते थे या खेती करते थे। नेक्स्ट है मीर बख्शी, अकबर के शासनकाल में सैन्य विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे मीर बख्शी कहते थे। नेक्स्ट है मीर समा, घरेलू मामलों का प्रधान होता था, अर्थात सुल्तान के परिवार से संबंधित दैनिक ज़रूरतों से संबंधित तथा उसके महल से संबंधित जो भी कार्य होते थे वह मीर समा ही करता था। इसकी आज्ञा के बिना राजा से कोई नहीं मिल सकता था, यह राजा का विश्वास पात्र होता था। नेक्स्ट है सदरुस्सदूर या सदरुकुल, धार्मिक मामलों में अकबर के शासनकाल में मुख्य सलाहकार होते थे, उसे सदर सुदूर कहा जाता था। नेक्स्ट है आहदी सैनिक, ये एक तरह से बादशाह के सैनिक होते थे, अर्थात उसके पर्सनल सैनिक जो कि उसकी रक्षा के लिए तैनात किए जाते थे, जिनको वेतन वस्त्र राज्य देता था, मीर बख्शी के सीधे नियंत्रण में रहते थे। नेक्स्ट है पेबाकी, उस जगीर वाली भूमि को कहते थे जिसे किसी मनसबदार से छीनकर अन्य मनसबदार को दी जाती थी, अर्थात कई बार कुछ मनसबदार अपना सिर उठाने लगते थे और राज्य के खिलाफ बोलना शुरू कर देते थे। सरकार उसके जो ज़मीन होती थी, जगीर होती थी, उसे छीनकर अन्य किसी वफादार ज़मींदार को या मनसबदार को दे देती थी, उसे पेबाकी भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है ज़ब्ती प्रणाली, अर्थात अकबर के समय जारी कर प्रणाली जिसमें 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था, उसे ज़ब्ती प्रणाली कहा जाता था।
और इसके बाद ही पेशवा शिवाजी के शासनकाल में राजा का प्रधानमंत्री होता था, जो कि सेना का भी मुखिया होता। इसके कार्य संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था की देखभाल करना होता था और सरकारी पात्रों तथा दस्तावेजों पर मुहर लगाना भी इसी का कार्य होता था। नेक्स्ट है अमात्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। आय व्यय का विवरण रखना इसका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट है वाक्यान्वीस, राजा की दैनिक कार्यवाही एवं दरबार के दिन भर का विवरण रखना वाक्यान्वीस ही करता था। नेक्स्ट है चौथ, विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था, उसे चौथ कहा जाता था। यह मराठा साम्राज्य के समय प्रचलन में आया था। नेक्स्ट है सामंत, शिवाजी के कार्यकाल में सामंत वह पदाधिकारी था जो मूल रूप से युद्ध एवं संधियों में करता था। नेक्स्ट है वतन जगीर, अर्थात वह जगीर होती थी जो कि आनुवंशिक राजाओं और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेश में दी जाती थी। नेक्स्ट है इनाम, ऐसी जगीरें जिनके साथ किसी प्रकार का प्रशासनिक दायित्व नहीं होता था, अर्थात उन्हें इनाम के रूप में दिया जाता था। जैसे किसी कलाकार, साहित्यकार, गायक, संगीतज्ञ आदि को इनाम में दी जाती थी। इसमें उसे कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं करना पड़ता था। उसमें से प्राप्त लगान अथवा कर से वह अपना जीवन यापन कर सकता था। नेक्स्ट है अल्तमगा जगीर, यह एक सरकारी अनुदान के तौर पे केवल उन्हीं को दी जाती थी जो कि बादशाह के विशेष कृपा पात्र होते थे। नेक्स्ट है एम्मा, यह भूमि प्रार्थना या प्रशंसा के लिए उलेमाओं को दी जाती थी। सरदेखमुखी पूर्णतः मराठा काल में राजा के हिस्से का कर था, जिसकी वसूली सीधे कष्टकारों से होती थी। आज के लिए बस इतना ही। यह हमारे टोटल 150 टर्म्स हो गई हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।